student, hope so all of you are fine. Today we will discuss about active transport. इन प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। आज हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेसिकली हमने 2-3 लेक्चर पहले हमने एक डिफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था डिफ्यूजन एक टाइप है किसकी, पैसिव ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट जो बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट ठीक है। बेसिकली जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसमें जो मालिक्यूल की जो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस ये होती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब सिंपली आपने इसका ये एक डिफरेंस याद रखना है। जो एक्टिव होती है इसमें क्या हमें देनी पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि हम जो मालिक्यूल्स हैं उनको लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाएं, और वो एनर्जी किस फॉर्म में देनी पड़ती है, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं इसमें हमें किसी भी चीज़ तरह की एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। ये ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑटो होती है, यानी कि खुद ब खुद ये होना शुरू हो जाती है जब सेल को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली ये मैंने समझाने के लिए एक डिफरेंस बताया। तो हम सब अब बात करेंगे सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। मैंने अभी कुछ डेफिनेशन आपको बताई कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। मूवमेंट होती है मालिक्यूल्स की, मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स कहाँ से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। अब देखिए कि अगर हम किसी को लोअर से हायर की तरफ लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसी एनर्जी जो सेल के पास खुद एनर्जी ना हो, हम बाहर से एनर्जी देते हैं ताकि वो इजीली अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सके। अब फर्ज कर लें आप एक मोटर की पंप की फ़र्ज़ कर लें, एक पंप क्या करता है कि पानी को नीचे से उठाता है और ऊपर लोअर कंसंट्रेशन से लोअर लेवल से हाई लेवल तक पहुंचा देते हैं। तो बेसिकली ये एक मूवमेंट होती है, ठीक है। इसमें हमने एक्सटर्नल एनर्जी क्या प्रोवाइड की, पंप। अब इसमें हमने एक्सटर्नल एनर्जी क्या प्रोवाइड करनी है, एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी होती है जो सेल के पास होती है। वो सेल क्या करता है, प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए ये प्रोवाइड करता है ताकि ये प्रोसेस जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके। अब मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर जो फर्ज कर लें जिस तरीके से मेम्ब्रेन है किसकी, नर्व सेल्स की, मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल्स। अब मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल्स में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है। नर्व सेल्स होती है नर्व सेल की, इसके अंदर होती है एक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन का क्या नाम है, उसको नाम दिया गया सोडियम पोटाशियम पंप का। किसका, सोडियम पोटाशियम पंप का। अब बेसिकली इसको सोडियम पोटाशियम पंप का क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसके अंदर सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस की इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी कि सोडियम आयंस होते हैं और पोटाशियम आयंस, ये इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ये इस मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल के अंदर ये क्या करते हैं कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस का ये काम करते हैं। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें अब मैं आपको नर्व इम्पल्सेस में कंडक्शन, नर्व इम्पल्स क्या काम करती है, कंडक्शन का काम करती है। किस चीज़ की कंडक्शन का, मैसेज का, कंडक्शन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। अब देखिए फर्ज कर लें कि आपने किसी और चीज़ को छुआ, ठीक है। उस छूने से क्या होगा कि आपके ब्रेन को फ़ौरन नर्व इम्पल्स से एक मैसेज कंडक्ट करेगी कि आप हाथ फ़ौरन पीछे कर लें। तो हम क्या करते हैं, हाथ को फ़ौरन पीछे कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो सारा प्रोसेस हुआ ये नर्व इम्पल्स के ज़रिए हुआ है। आप सिंपली इस तरीके से भी कह सकते हैं अगर नर्व इम्पल्स ना हो तुम्हारे ब्रेन का जो है कोई फंक्शन ना हो, ठीक है। तो बेसिकली नर्व इम्पल्स का ये काम होता है। अब इसमें सोडियम पोटाशियम आयन जो है वो इन्वॉल्वमेंट होते हैं। अब फर्ज कर लें कि ये एक नर्व सेल्स की मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन में क्या होता है कि आउटसाइड जो है वो सोडियम आयंस की मकदार ज़्यादा होती है,
ठीक है, सोडियम आयन की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि इनसाइड जो है वो पोटेशियम आयन की मिकदार ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखें कि अगर इसी तरीके से रहे तो ये क्या होगी, सोडियम आयन की मिकदार जो है वो बराबर होगी और जो है नर्व इम्पल्स जो है वो ठीक होगी। लेकिन जब एट रेस्ट पे तो इसमें जो इसके गार्ड सेल्स होते हैं जो इम्पल्स के, वो क्या करते हैं कि सोडियम आयंस को ना अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। ठीक है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो सोडियम आयन को पोटेशियम आयन को अंदर से घुसने की इजाज़त दे देती है। जैसे पोटेशियम में यहाँ से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो उसके ज़रिए क्या होता है कि एक सोडियम आयन जो है अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो बाहर की जानिब पोटेशियम आयंस की मिकदार जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और अंदर की जानिब सोडियम आयन की मिकदार ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, सोडियम आयन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे इनकी मेम्ब्रेन के अंदर डिस्टर्बेशन होती है, डिस्टर्ब्स होते हैं ये सेल, बाहर जो है पोटेशियम आयन ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं और सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाते हैं, तो जो सेल हैं वो क्या करते हैं कि इसको कंट्रीब्यूशन को यानी कि इक्वल कंसनट्रेशन करने के लिए, सोडियम की और पोटेशियम आयन की मिकदार को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं कि एटीपी को यूज़ करते हैं। एटीपी जो एनर्जी स्टोर होती है इन सेल्स के अंदर, उसको प्रोटीन को वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको इस्तेमाल करते ये प्रोटीन क्या करती है कि फिर से जो पोटेशियम आयंस होते हैं उनको अंदर लाना शुरू कर देती हैं और सोडियम आयन को बाहर जाना शुरू कर देती है। ठीक है, सोडियम आयन बाहर जाना शुरू होते हैं, पोटेशियम आयन अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये था सोडियम पोटेशियम पंप। तो जो आज का हमारा टॉपिक था। ओके, थैंक यू।